स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग से क्लास 10 के लिए झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर 2024 का, ठीक है, सोशल साइंस का दोस्तों मॉडल पेपर सेट 1 को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी का जो एग्जाम डेट निकल चुका है तो आप उसको देख लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों अच्छी तरह से लग जाइए ताकि बहुत ही अच्छा नंबर दोस्तों आप ला सके, ठीक है। और साथ में दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 को दोस्तों अच्छा लेवल पे बिता सके और बहुत ही अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। जिस बार आपके बड़े भाई बहन यानी कि 2023 में नंबर लाए थे, ठीक है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप देखे होंगे कि कितना मस्त नंबर इस चैनल से माध्यम से लाए हैं, तो आप भी दोस्तों ला सकते हैं। लेकिन इस चैनल से जरूर जुड़िए, जो भी वीडियो आता है उसको देखिए और बोर्ड एग्जाम में मस्त एकदम तहलका मचा के आइए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 को हम लोग आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, तो आप वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, जिसको हम लोग SST भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर समय आपको 1 घंटा 1.5 मिनट मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। पूर्णांक दोस्तों 40 नंबर का मिलेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा स्ट्रक्चर उसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में भी स्ट्रक्चर दिखने वाला, ठीक है। जिस प्रकार से समय आपका 1.5 घंटा का, तो 1.5 घंटा में ही आपको दोस्तों जो है क्या करना होगा, तो ऑब्जेक्टिव वाला यानी कि MCQ प्रश्न का जवाब देना होगा, ठीक है। और पूर्णांक 40 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्न 40 रहेगा। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक 1 दिए गए हैं। प्रत्येक विकल्प जो है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प है। सही विकल्प का चयन कीजिए, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जो माने सो टिक कीजिए, ऐसा भी नहीं है। जिसको आप भरोसा करते, जो याद करते, जो आपको समझ में आता उसी को टिक करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न क्लास 10 सोशल साइंस का। कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रांस का जो क्रांति हुआ था वह कब हुआ था। फ्रांस का क्रांति 14 जुलाई, ठीक है। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में फ्रांस का क्रांति हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 1789। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर आपसे पूछा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत पूछा था। फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत है रूसो का कहा जाता है, रूसो को, ठीक है, रूसो को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर कहता है बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर यानी कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का जब चांसलर बना था, कब बना था? तो 1871 ईस्वी में बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 1871 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर दोस्तों कहता है पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक, या अन्य कुछ यह कथन किसने कहा था? कौन कहा था कि तुम पहले मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक हो? तो यह कथन कहने वाले नाम क्या है? तो रूसो ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा रूसो। दोस्तों बहुत ही दोस्तों मस्त से आपको बोर्ड एग्जाम 2023-24 का तैयारी करना होगा, ठीक है, ताकि बहुत ही अच्छा नंबर आप ला सके। इसलिए बोल रहे वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर का था विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तब विश्वकोश नामक ग्रंथ की जो रचना है दोस्तों कौन किया था? दिदरो ने किया था। दिदरो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। दिदरो ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की पुस्तक का रचना किया था, ठीक है। चलिए 6 नंबर का आता है यानी कि 6 नंबर का आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रधानमंत्री थे, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक भी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर बोलता है, क्या बोलता है? यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये भारत का बच्चा ये प्रश्न का जवाब पता होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये भारत के एक महान शूरवीर सुभाष चंद्र बोस का कथन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 8 नंबर का था बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो जब बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था बंगाल का विभाजन? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। ग ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर दोस्तों कहता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था सिंधु और कानू। 2 व्यक्ति थे जो कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो 9 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर कहता है
खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत जो आंदोलन हुआ था उसका जो प्रमुख नेता कौन था? उसका जो प्रमुख नेता था मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दो व्यक्ति के नाम थे जो कि आपका खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली 10 का, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चलिए 11 नंबर का आता है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा रही है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध जो आर्थिक रूप से संभव हो और संस्कृति रूप से माने उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारे पर्यावरण में बहुत सारे चीजें जो कि हमारे वस्तु हमारे लिए उपयोग होता है, तो उपयोग में आप लोग जानते हैं बहुत सारे वस्तु हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक रूप से बहुत ही अच्छा है, यानी कि उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभव भी है, जो आप चाहते हो वो मिल सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, संसाधन इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 12 नंबर का आता है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? तो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है दोस्तों भूमि का कटाव, भूमि का विनाश, भूमि का क्षय होना, ठीक है। तो जब भूमि निम्नीकरण होगा तो मुख्य कारण क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण में मुख्य कारण होता है वनों को काटना। जब वन कटता है तो देखिएगा कि वन जहां उगता है वहां पर मिट्टी को जकड़ा हुआ रहता है, ठीक है, मिट्टी को पकड़ा हुआ रहता है और वन को कबाल लीजिएगा, जब बाढ़ आएगा तो मिट्टी दहा जाता है, ठीक है। अति पशुचारण से दोस्तों मिट्टी का यानी कि भूमि का निम्नीकरण होता है, खनन से होता है, खुदाई से होता है, लेकिन भूमिका किसका नहीं है भूमि निम्नीकरण में? तो मधुमक्खी पालन से, क्योंकि आप मधुमक्खी पालन कीजिएगा तो किसी प्रकार से भूमि का क्षय या विनाश नहीं होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर का था, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग मैदान के रूप में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैदान के रूप में बोला, ठीक है, भारत का 43% जो भाग है मैदान के रूप में पाया जाता है, लेकिन पठार के रूप में दोस्तों अगर पूछेगा पठार के रूप में तो 27% जो भाग है पठारी भाग के रूप में पाया जाता है, ठीक है। मैदानी भाग कितना है? 43%, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 14 नंबर का आता है, लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? संसाधन दो होता है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय वैसे संसाधन होता है जो कि सीमित भंडार होता है, जैसे कि लोहा ऐसे क्या है? तो सीमित भंडार यानी कि अनवीकरणीय युग संसाधन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए जो कि जिसका सीमित भंडार है, एक बार यूज करने से दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर 15 में, ठीक है। तो 15 नंबर का प्रश्न कहता है, गुलाबी सिर वाली बतख, ठीक है, किन जाति में शामिल है? गुलाबी सिर वाला, आप देखे बतख? नहीं देखे हैं तो नहीं देखे तो बोलिए कि लुप्त जाति में शामिल है, क्योंकि गुलाबी सिर वाला बतख आप देख भी नहीं किए तो लुप्त जाति में, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, लुप्त जाति में शामिल है। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? जैव विविधता किसके कारण से कम हो रहा? तब वन जीव का आवास का विनाश से, वन जीव को मानव शिकार करना से, ठीक है। और यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल से, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। जितना भी बात कहा गया है ख का गा है वो सभी का सभी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर दोस्तों कहता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये वनों की कटाई से रोकने के लिए, जब वन करता था यानी कि पेड़ पौधे काटा जाता था तो वहां जाके आदमी क्या होता है? चिपक जाता है, मत काटो इसे, जिसको हम लोग चिपको आंदोलन नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर कहता है, जल की कमी के क्या कारण है? किसके कारण से जल की कमी है? किसके कारण से आप जल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं? तो दोस्तों अति शोषण से, ज्यादा शोषण से, अत्यधिक प्रयोग से, ज्यादा प्रयोग से, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण से, जहां पर जल की मांग वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। किस लिए? क्योंकि अति शोषण हो रहा, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है जल का, समाज में विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण हो रहा, बहुत ज्यादा वितरण हो रहा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी बात सही, यानी ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी। चलिए 19 नंबर का दोस्तों कहता है, टांगा क्या होता है? अब देखिए वर्ड आता है टांगा। टांगा दोस्तों ये राजस्थान का वर्ड है, ठीक है, राजस्थान का वर्ड है टांगा, जो कि एक पीने का पानी को संग्रहित करने वाला भूमिगत टैंक है, जहां पर पीने का पानी एकत्रित किया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग टांका कहते हैं। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है, चलिए यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, सन 2025 तक कितने लोगों की जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? 2025 तक कितने लोगों की जल की भविष्यवाणी जो झेलने की कही गई है? तो 20 करोड़, ठीक है, कितना? 20 करोड़, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 20 करोड़ लोगों को। चलिए 21 नंबर दोस्तों कहता है, हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति की कुल आय को उसे कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, जितना उसका कुल आय हो कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। किसका? ये एक व्यक्ति का नहीं होता, ये पूरे देश का होता है, ठीक है,
पूरे देश में जितना आय हो रहा उसमें कितना जनसंख्या उससे भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय का गणना प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर राजा से लेकर गरीब तक सब आ जाता है। 22 में दोस्तों कहता है वे देश के जिनके 2017 में प्रति व्यक्ति $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होता है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जब 2017 के अनुसार इतना डॉलर होता प्रति वर्ष एक साल में, उसको हम लोग विकसित क्या मानते हैं, विकसित आय वाला मानते हैं। ठीक है, विकसित यानी कि विकसित उसको मानते हैं। चलिए विकसित वाला व्यक्ति। चलिए 23 में दोस्तों कहता है सतत विकास का। तो सतत विकास एक ऐसा विकास है जो कि आपके लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए ये उपयोग में आता है। कह सकते विकास वर्तमान के लिए और आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए संभव, उसी को सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में जैसे कि आज 2023 में आपका जो आप 23 में ही वीडियो को देख रहे होंगे तो 23 में दोस्तों आपका पास पुल या सड़क बन रहा है, तो ऐसा पुल या सड़क बन रहा होगा जो कि आने वाले आपके जो पीढ़ी होंगे उसके साथ भी यही सड़क या पुल रहेगा, तो इसको हम लोग सतत विकास कहते हैं। ठीक है, 24 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता माने पढ़े लिखे सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं तो केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर मौजूद होता है। चलिए 25 नंबर कहता है यदि एक देश के प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्नलिखित में से क्या होगा। तो कुल आय पूछा तो 500 में 5000 को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 500 गुना 5000 ये हो जाएगा 55 25 कितना जीरो, 2 जीरो इधर है 3 इधर है तो 5 जीरो लगा दीजिए, इतना हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 26 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र वैसे क्षेत्र है कि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग से वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है, कह सकते हैं प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा रूप में बदला जाता है, उसी को हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि खा नंबर 27 नंबर कहता है दोस्तों प्रक्षण बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां के लोग क्या है, प्रक्षण बेरोजगारी का ऐसा बेरोजगारी है जिसमें नियोजित है लेकिन उत्पादक शून्य, यानी कि बहुत ज्यादा व्यक्ति और उत्पादक जो है बहुत ही ज्यादा कम है, इसको हम लोग प्रक्षण बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर का था 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ का प्रतिशत क्या कहलाता। तो उस बच्चों के 7% क्या कहलाएगा तो निवल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर दोस्तों कहता है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। तो संगठित क्षेत्र का सही अर्थ होता है यह उन उद्योगों में शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें निम्नलिखित है, यही शर्त के अनुसार आप रोजगार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, इसको हम लोग संगठित क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 30 नंबर हम लोग पहुंचते हैं। कहता है प्रश्न 30 नंबर कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए जो तृतीय क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र में आता है उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र में डॉक्टर हो गया और बस का ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक है, या फिर पुलिस हो गया, इस प्रकार का व्यक्ति को या फिर क्या बोलते हैं लोगों को क्या कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में हो गया कृषि हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 31 नंबर कहता है सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। एक होता है क्षैतिज वितरण और एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्षैतिज वितरण में आता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर में आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्षैतिज पूछा जाता है, क्षैतिज में ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तब 32 नंबर कहता है यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायालय दोस्तों कहाँ अवस्थित है तो ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ब्रुसेल्स, इसका राइट आंसर। चलिए 33 नंबर दोस्तों कहता है प्रश्न सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। सामुदायिक सरकार दोस्तों बेल्जियम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बेल्जियम। और 34 नंबर कहता है बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली की आबादी कितनी परसेंटेज है। तो बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली की जो व्यक्ति का परसेंटेज का मात्रा है वो 59% है। ठीक है, 59%, 59। चलिए ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 35 नंबर कहता है सत्य की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में कौन सा संबंधित है। ऊर्ध्वाधर पूछ दिया है, अभी हम आपको बताएं क्षैतिज में क्या बताए थे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऊर्ध्वाधर में क्या बताएं तो यहाँ पर बताए थे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर कहता है
इनमें से कौन संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय कौन है? तो प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग संघ सूची में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 36 का राइट आंसर। आगे बढ़ते 37 नंबर, 38 नंबर, 39, 40, 4 प्रश्न और बच्चा है। और जो चैनल को पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 37 नंबर का था, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले परसेंटेज कितना है? तो हमारा देश जो भारत जो कि भारत जो देश है, इसमें राज्य भाषा, भारत का जो राज्य भाषा है हिंदी, वो दोस्तों कुल व्यक्ति कितना बोलता है? 40% बोलने वाला जो है ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति है, ठीक है, यानी 40% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है, बाकी अलग अलग भाषा। चलिए अब दोस्तों 38 नंबर का था, भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? अनुसूचित भाषाओं में दोस्तों झारखंड का पूछा तो संथाली भाषाएं शामिल, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और किसको किसको संथाली भाषा आता है नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर का था, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं के लिए दोस्तों टोटल 50% आरक्षण का प्रबंधन किया गया है। और आज के इस वीडियो को लास्ट प्रश्न कहता है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो एक बड़ा कदम 1998 में उठाया गया, 1992 में। और दोस्तों आप देखिए SST का हम लोग पहला मॉडल को देखें, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट का चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।